ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ 7 ದಶಕಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೀತಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 8 ಚೀತಾಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಖುದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಇವುಗಳನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷ 8 ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನ್ಹೋಪಾಲ್ಪುರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 8 ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 3 ಗಂಡು ಚೀತಾಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಜಂಬೋ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀತಾ ಚಿತ್ರದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इन तस्वीरों के जरिए जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो इस कार्यक्रम से जुड़े जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद। और ये देखिए, प्रधानमंत्री उन तमाम 8 चीतों को, उनके क्रेट्स को अब ये खोल दिया गया। और ये देखिए, पहला चीता खुद फोटोग्राफी करते हुए, ये बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए, 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे, और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी हो सके। ये देखिए, ये वही चीते, अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा नामीबिया के जंगलों से। अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ़ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत ही ख़ास एरिया बनाया गया है। उन्हीं ख़ास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर, जो GPS टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर GPS VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है। और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को ख़रीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था। और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं, RF ये कॉलर, इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर हैं इन्हें, और इनकी ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के ज़रिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताया कि किस तरह से वहाँ पे इन्हें पकड़ा गया, फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ज़रिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए।
एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा। लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो हैं वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, चूँकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे, और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज़्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए इनको यहाँ पे लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं इनको विशेष जो क्रेट्स थे उनको खोलकर, और प्रधानमंत्री ने इनको खुद वहाँ मुक्त किया। वो वहाँ पे अब विचरण कर रहे हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि किस तरह से भारत में चीतों को एक बार फिर से बसाने की यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही अनुमान के मुताबिक, प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा, तो आने वाले 5 से 10 साल में इनके ज़रिए और भी जो बच्चे होंगे उनको ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 चीते पैदा होंगे, और फिर उनको देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर उन्हें बसाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तो सिर्फ ये 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, लेकिन इनके बाद इनकी जब आबादी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 के तादाद में इनकी आबादी होगी आने वाले 5 सालों में। तो उसके बाद इनको फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर इन चीतों को बसाने का काम किया जाएगा। और इस कार्य योजना के ज़रिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार वाले जानवर चीता का घर अब बनने जा रहा है। और भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, खुद कैमरे के ज़रिए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी चीतों को देश में लाने और इसे बसाने में निजी, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे निजी रुचि दिखा रहे थे। और उसी का नतीजा है कि आज ये 8 चीते अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बताएं, चीता आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविज़नों के ज़रिए, नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, कि किस तरह से ये जंगलों में रहता है। और ये एक मांसाहारी जानवर होता है। भारत से इसका लगभग 70-75 साल पहले खात्मा हो गया था। और कहा जाता है कि अवैध शिकार जो रहा वो एक बहुत अहम वजह रहा इनके एक्सटिंक्ट होने के, इनके विलुप्त होने के। ज़्यादा शिकार, और ये भी कहा जाता है कि जो चीतों का जो नेचुरल हैबिटेट था उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाया गया है। और हमारे जो जंगल हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अब उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जानवर है, ये जो चीता है, वो खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहीं होता है जहां उनके लिए शिकार अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। घास के मैदान हो, झाड़ियां हो, खुले जंगल हो, अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज़्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। तो थोड़ा ज़्यादा तापमान हो, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका ज़्यादा तापमान इनका रहता है यहाँ पे 12 महीने। इसलिए भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये काफ़ी उचित होगा यहाँ पे इन्हें रखना। घास के मैदान हैं, झाड़ियाँ हैं, खुले जंगल हैं, ये तमाम चीज़ें इनके अनुकूल हैं इनको यहाँ पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे इन्हें लाया गया। चीतों को बचाने के लिए उनके शिकार करने के आधार, उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। उनके शिकार के आधार करने के आधार को हमें बचाना होगा, जिसमें कुछ ख़तरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी अन्य लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और खुले वनों का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें भी
हमें बचाना होगा। जिस बेस पे हम वही कह रहे हैं कि जिस बेस पे, जिस आधार पे ये तमाम चीते यहाँ जिंदा रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें बचा कर रखना होगा, तभी तो ये उस इकोसिस्टम में आराम से रह पाएंगे। इसलिए भी हम बार बार ये कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि उस सिस्टम को, उस बेस को हमें बचा कर रखना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जो जंगल हैं उनको बचाने के काम को भी अब काफ़ी मजबूती मिलेगी। और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं है। चीतों के साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जो ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफ़ी कम ऑब्जर्व किया गया है, काफ़ी कम देखा गया है। वो सामान्यतया मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं और जो बड़े पशु हैं उन पे भी वो सामान्यतया हमला नहीं करते हैं। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से इसको लाया जाए, और दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के कई अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की। भारत सरकार के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, नामीबिया से जुड़े अधिकारी, इन तमाम अधिकारियों की कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही थी ताकि ये सारा जो काम है वो बहुत ही ईजी वे में हो सके। और इसके लिए जो साइट सर्वे का काम है उसका फैसला लिया गया था। और हालांकि इसके बाद ये भी खबरें आई कि वैसे राज्यों में इन्हें छोड़ा जाए जहां की पहले से चीता पाए जाते थे और उन्हें ही प्रायोरिटी बेसिस पर उन राज्यों को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके बाद नाम आया, गुजरात का नाम आया, राजस्थान का नाम आया, छत्तीसगढ़ का नाम आया, मध्य प्रदेश का नाम आया कि ये ऐसे राज्य हैं जहां की आज से 70 साल पहले चीता पाए जाते थे। अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो अधिकारी थे, उनके मन में ये आया कि फिर अब इन तमाम जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों में से नामीबिया से जो चीते लाए जाएंगे उनके लिए सबसे मुफीद, सबसे एडेप्टेटिव एटमॉस्फेयर कहाँ होगा जहाँ कि वो अपने आप को अच्छे से ढाल सकें। तो फिर जीव विज्ञानियों ने ये फैसला लिया कि इनके लिए मध्य प्रदेश ही सबसे उपयुक्त जगह है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे उपयुक्त जगह है जहाँ की इसे रखा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया और फिर नामीबिया से हमने बताया कि किस तरह से इन 8 चीतों को यहाँ पे लाया गया है। अधिकतम दूरी आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या फिर एनिमल प्लैनेट चैनल पे, किस तरह से ये कितनी स्पीड में इस पृथ्वी पर अगर सबसे स्पीड में अगर दौड़ने वाला कोई प्राणी है तो वो चीता है। अधिकतम गति इसकी 450 मीटर तक ही दौड़ सकता है, लेकिन 1 मिनट में बहुत ज़्यादा स्पीड में ये दौड़ता है। 450 मीटर तक दूरी तक ये दौड़ सकता है अधिकतम गति से। और कहा जाता है कि दौड़ने के दौरान चीते के शरीर का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं। बहुत स्पीड में दौड़ पाते हैं लेकिन बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं, क्योंकि इससे इनके शरीर का जो हीट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि जो तापमान है इनके शरीर का वो करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और ऐसे में जो इनका जो दिमाग होता है, ब्रेन, वो इस बढ़ी हुई गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, झेल नहीं पाता है और वो अचानक ही दौड़ना बंद कर देता है। आपने देखा होगा तमाम जो प्रोग्राम्स बनते रहते हैं उसके ज़रिए, और ये 1 मिनट तक किसी भी शिकार का पीछा करता है और अगर वो नहीं मार पाता है तो फिर ये उसका पीछा करना छोड़ देता है। तो ये कुछ अहम बातें, हालांकि आप इसके बारे में जानते होंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो चीते लाए गए हैं उनमें से 3 नर हैं और 5 मादा हैं। 2 नर चीतों की उम्र जो है वो 5.5 साल के आसपास है और कहा जाता है कि दोनों भाई हैं। इनमें भी काफ़ी कुछ ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं कि इनके आपस के संबंध कैसे हैं। कई बार ये आपस में
एक दूसरे को भी दुश्मन समझ बैठते हैं। तो कहा जा रहा है कि जिन चीतों को लाया गया उसमें से 2 जो नर हैं वो आपस में भाई हैं और दोनों नामीबिया के ओडजीवारेंगो, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ओडजीवारोंगो स्थित जो निजी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वहाँ से इन दोनों भाइयों को लाया गया है, 2 नर चीतों को लाया गया है। जो तीसरा नर है उसकी उम्र 4.5 साल है। इसका मतलब कि ये जो 2 नर हैं जिनकी उम्र 5.5 साल, उनसे ये थोड़ा छोटा है, 4.5 साल इसकी उम्र है और इसे नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व से लाया गया है। और 5 मादा चीतों में से एक 2 साल का है, 2 साल की है, एक 2.5 साल की है, एक 3 से 4 साल की, तो 2 जो है वो 5-5 साल की हैं। तो 2 जो मादा चीता है वो 5-5 साल की उनकी उम्र है और एक 2 साल की है, एक 2.5 साल की और एक जो है वो 3 से 4 साल के बीच की इनकी उम्र है। और जैसा कि हमने कहा कि ये 30 दिनों तक पीएम मोदी ने 3 चीतों को पार्क में छोड़ दिया है। ये हम आपको ताज़ा अपडेट बता रहे हैं। 8 में से 3 चीतों को पार्क में छोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़े में छोड़े गए इन चीतों की तस्वीरें ली, आपने देखा इन तस्वीरों के ज़रिए। और कूनो जबकि अब ये पहुंच चुके हैं, 30 दिनों तक ये क्वारंटीन रहेंगे और उसके बाद फिर उनके स्वास्थ्य और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है, आगे भी नज़र रखी जाएगी। और अगर इन 30 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा तो फिर इन 8 चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और कूनो ये भी, जैसा कि हमने कहा कि चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क क्यों ही इसी पार्क को क्यों चुना गया, हालांकि हमने कहा कि गुजरात भी पहले वहाँ पे चीते पाए जाते थे और बाकी जो राज्य मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, ये सारे क्लाइमेट के हिसाब से, इनके रहन सहन के हिसाब से वो सारी चीज़ें मुफीद थी, लेकिन बावजूद इसके कूनो नेशनल पार्क क्यों चुना गया। तो ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 दशक पहले गिर के जो एशियाई शेर हैं उनको यहाँ तैयार किया गया था लाने के लिए। हालांकि इन शेरों को यहाँ नहीं लाया जा सका और कहा जाता है कि स्थानांतरण की सारी तैयारियां भी पूरी हो गई थी। शेर के शिकार के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चीतल हो, संभल, ऐसे जानवरों को भी यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था, लेकिन शेर के लिए की गई तैयारी अब इन चीतों के लिए, ये जो 8 चीते हैं उनके स्थानांतरण के लिए अब काम आ जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार भी काफ़ी एक्टिव थी। उन्होंने कूनो के अलावा मध्य प्रदेश के ही नौरादेही वन्य अभ्यारण्य हो या फिर राजस्थान में भैंसोड़गढ़ हो वन्य जीव परिसर, इन तमाम राज्य सरकारों की तरफ से भी वैज्ञानिक आकलन कराया गया था और आकलन के बाद ही कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ने का फैसला लिया गया। और भारत में 7 दशक के बाद चीतों की वापसी के ऐतिहासिक अवसर पर आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का ये बहुत ही खास संदेश। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी
पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं।
कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। अर्थात संसार में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जड़, चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं। फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए, ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है? आप सोचिए, हमारे यहां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को
अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है, हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाई और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है, वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के ये लाइफ, LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव
पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।